हरियाणा टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत है। स्वागत देश और दुनिया के उन तमाम दर्शकों का जो दुनिया के कोने कोने से इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं। कौन बनेगा एमएलए के इस खास एपिसोड में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस पार्टी की वो शख्सियत जिन्हें राजनीति में उनकी ईमानदारी और शराफत के लिए पहचाना जाता है। जी हां, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी इस वक्त इस खास एपिसोड में हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। टोटल न्यूज के इस खास एपिसोड कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। सर, मुझे ये बताइए कि राजनीति में जब भी ईमानदारी की बात चलती है, जब भी शराफत की बात चलती है, तो खासकर कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर अजय चौधरी का नाम सबसे ऊपर होता है। ये राजनीति में इतनी शराफत, इतनी ईमानदारी कोई चला सकता है क्या? जीवन में प्रयास करना चाहिए कि शराफत से, जीवन शालीनता से जीवन जिया जाए। बाकी सब कुछ भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए उन्हीं के चरणों में सौंप देना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस तरह से जीवन जिए तो बहुत सारा दिमागी बर्डन हट जाता है। तो मैंने उसी प्रकार जीवन जीने का प्रयास किया है और इसी प्रकार से जीवन जीना चाहता हूँ। डॉक्टर अजय चौधरी की जब भी बात चलती है तो हमेशा ये देखा गया कि डॉक्टर अजय चौधरी राजनीति में हर कोई पर्दे के सामने खड़ा होना चाहता है, अपनी फोटो खिंचवाना चाहता है, अपने आप को चर्चा में रखना चाहता है। लेकिन डॉक्टर अजय चौधरी का जब भी नाम आता है तो हर कोई यही जिक्र करता है कि मेहनत तो अजय बहुत करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे। नहीं, देखो, काम करना है, कर्म करना है, और वो कर्म अगर अच्छी ढंग से किया जाए तो कहीं ना कहीं रिकग्निशन आपको मिलती है। मैं समझता हूँ मेरे एफर्ट्स रिकग्नाइज हुए हैं, जिनके साथ मैंने हमेशा काम किया, चाहे वो पार्टी के भीतर हो। मैं हालांकि चुनाव हार गया था, मगर पार्टी में मेरे काम की वजह से मुझे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का ओहदा मिला। तो कहीं ना कहीं अगर आप कर्म करते रहो और अच्छे इंटेंशन के साथ करो तो मुझे लगता है कि वो रिकग्निशन आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। और वो मुझे मिली भी है और उसके लिए मैं धन्यवादी भी हूँ कि मेरे एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया गया है पार्टी द्वारा, मेरी नेता द्वारा। महासचिव का पद तो कांग्रेस पार्टी में आपको दिया गया, लेकिन वो पद भी ऑपरेशनल था, वो पद भी मैनेजमेंट से जुड़ा था। राजनीति में सामने खड़ा होकर हमला करने की जरूरत बनी रहती है, लेकिन अजय चौधरी को लेकर ये माना जाता है कि बेहद खामोश प्रवृत्ति के इंसान है और किसी पर हमला बोलने में ज्यादा यकीन नहीं रखते। तो ऐसे में मैनेजमेंट का काम ही अक्सर आपको सौंपा जाता है और बखूबी आप निभाते भी हैं। जी हाँ, मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करना अपने आप में अहमियत रखता है। और जब उस तरह का मौका मिलेगा कि भाई फ्रंटल अटैक की ज़रूरत है, वो नॉर्मली विधानसभा में या लोकसभा में होता है। अगर उस तरह का मौका मिलेगा तो जीवन में वो काम भी करके बखूबी दिखाएंगे। विधानसभा का चुनावी मैदान अब सामने है, तो ऐसे में अब फ्रंट फुट पर खड़ा होकर लड़ना तो पड़ेगा ही। जी जी, बिल्कुल लड़ेंगे और पूरी तरह से जुटे भी हुए हैं उस काम में। हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके ऊपर फ्रंटल अटैक ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कर रहे हैं। उनकी जो खामियां उनको ढूंढ रहे हैं, जन जन तक वो बात पहुंचा रहे हैं। और हमारे नेताओं की, हमारे नेतृत्व की, हमारी नीतियों की चर्चा भी घर घर जा कर के जनसंपर्क अभियान के द्वारा, नुक्कड़ सभाओं के द्वारा करते जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र जब भी चलता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि अगर कैप्टन अभिमन्यु का कार्यकाल छोड़ दें तो अक्सर ये माना जाता है कि सत्ता के खिलाफ ये इलाका जाता है, सत्ता के साथ चलने में इस इलाके का यकीन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाने का प्रयास करें तो डिलिमिटेशन से पहले, जब से हरियाणा बना तब से लेकर के आज तक हमने, मेरे परिवार में मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा बनने के बाद 1966 बनने के बाद 67 से लेकर के 2005 तक के चुनाव उन्होंने या मैंने लड़े। और इस इलाके में अगर आप ये कहो कि भाई सत्ता विरोधी बात थी तो ऐसी बात नहीं है। 1972 में आर.डी. शास्त्री जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, जो कांग्रेस के थे और कांग्रेस के साथ थे। 67 शास्त्री जी ने लड़ा, 72 श्री जोगेंद्र सिंह जोग, वो भी कांग्रेस से जीते थे। मगर उसके बाद मेरे पिताजी ने अपने जीवन की जो राजनीति है वो कांग्रेस के विरोध से शुरू की थी। उनका एक मजबूत आधार इस इलाके में रहा
और उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई वो कांग्रेस विरोधी ये हल्का रहा है। जब जिस वक्त मैंने चुनाव लड़ा उस वक्त अगर आप देखें तो मैं लगभग चुनाव जीत ही गया था। वो किन षड्यंत्रों के तहत मेरे को चुनाव हरवाया गया, किन परिस्थितियों में हम वो चुनाव हारे, वो उसका आकलन जनता ने खुद भी किया है और समय निर्धारित करेगा कि वो क्या वजहें थी। उस वक़्त भी हम लगभग जीते हुए थे और उसके बाद ज़रूर ये हुआ है क्योंकि राम कुमार गौतम जी ने ज्वाइन किया था कांग्रेस को, तो उनके विरोध में ज़रूर वोट पड़ी थी और उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु जो है मोदी लहर के चलते यहाँ पे जीते, तो सत्ता के तो साथ जीते वो। ऐसा नहीं है कि वो सत्ता के विरोधी, उसको कांग्रेस का विरोध नहीं कह सकते। तो एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर हावी रही सन 1996 के बाद। कैप्टन अभिमन्यु के कार्यकाल को मैं समझने की कोशिश करूं तो कुछ लोगों ने ये तो कहा कि कैप्टन के कार्यकाल में नानोद विधानसभा क्षेत्र का विकास तो कुछ हुआ, लेकिन फिर भी इलाके के लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। कोई खास वजह आपको नजर आती है? मैं समझता हूँ कि एक तो कनेक्टिविटी का इशू काफ़ी मेन इशू जो रहा वो उनका लोगों से बातचीत का तरीका, नंबर 2 जिस प्रकार से उनको अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना चाहिए था, जो सुनने में आता है वो यही सुनने में आता है कि वो उतना समय नहीं दे पाए, उतना मान सम्मान नहीं दे पाए, वो इलाके से कनेक्टेड नहीं रहे। और इसके अलावा भी जिस प्रकार की अपेक्षाएं कार्यकर्ताओं ने, जितनी मेहनत उनके साथ मिल कर के की थी इस इलाके में, उन्होंने उनको एक जगह बनाने का मौका दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो अपेक्षाओं को पूरी नहीं कर पाए। अब वो क्यों नहीं कर पाए वो स्वयं मेरे ख्याल में इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। बट जो मेरे को सुनना में आया है वो यही आया है कि भाई कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान की ज़रूरत थी वो नहीं उनको मिला, और जिस प्रकार की उम्मीदगी एक हल्के में लोगों को होती है कि भाई हमारे बीच में रहें, वो भी शायद वो पूरा ना कर पाए। डॉक्टर अजय, नानोद विधानसभा क्षेत्र के अतीत को मैं समझने की कोशिश करूं तो ये अक्सर कहा जाता है कि इंडियन नेशनल लोकदल या कहें कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा में यकीन रखने वाले लोगों का ये गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में अब इस गढ़ की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? आईएनएलडी का गठबंधन हुआ है बसपा के साथ, तो जाहिर है गठबंधन का उम्मीदवार भी सामने आएगा। चुनावी मैदान में क्या कुछ स्थिति आईएनएलडी और बसपा गठबंधन की बनती आपको नजर आ रही है? कितने वोट इनके खाते में आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन यहाँ पे या कहीं पे भी पूरे प्रदेश भर में कहीं सक्सेसफुल हो पाएगा। उसका कारण ये है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल लेकर के अपने पार्टी उन्होंने स्थापित की और जो विचारधारा लेकर के वो राजनीतिक सफ़र उन्होंने तय किया, उन उद्देश्यों से वो काफ़ी दूर हो गए हैं। चौधरी देवीलाल जी की मृत्यु के बाद और ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री काल के बाद जिस प्रकार से किसान के लिए वो लड़ाई लड़ने में नाकाम रहे, इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी पिछले 15 साल से जिस विचारधारा को लेकर के चली थी, उन्होंने सरकार का विरोध करना छोड़ दिया। जो जिन सेगमेंट्स की वो लड़ाई लड़ते थे, उन सेगमेंट्स के ऊपर जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रहार हुआ पिछले 5 सालों में, उस वक़्त भी उन्होंने कोई आवाज़ अपने लोगों के लिए नहीं उठाई। तो लोगों ने इन लोगों को पूरी तरह से ये मान लिया है कि ये हमारी लड़ाई लड़ने में नाकाम है, और जब नाकाम होते हैं तो फिर ऐसे में गठबंधन बनाएं या कुछ भी करें, मुझे ये लगता है कि हरियाणा की जनता ने इन्होंने सिरे से नकारेगी और कोई बढ़ोतरी किसी किस्म की देखने को मिलेगी नहीं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा बड़ी बड़ी घोषणाओं की बारिश कर रहे हैं, किसानों के कर्ज माफी का ऐलान भी कर चुके हैं, और सबसे बड़ी मांग जो किसानों की थी खासकर हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश भर में, एमएसपी पर फसलों की खरीद ऐलान कर चुके हैं नायब सिंह सैनी। किसानों का जो विरोध लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा था, अब क्या लगता है कि वो विरोध अब खत्म होगा? किसान क्या बीजेपी के साथ जा सकते हैं? नहीं, देखो इसमें अगर आप पूरी ढंग से देखो तो ये सिर्फ एक बारिश है, झूठे वादों की बारिश, जो अपनी सत्ता बचाने का आखिरी प्रयास एक मुख्यमंत्री, जाता हुआ मुख्यमंत्री जो कर सकता है वो उनका करने का प्रयास है। बट मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई भी संभावनाएं जीत की इनको तलाशने को मिलेंगी। उसका कारण ये है कि एमएसपी की अगर बात करें तो पिछले काफ़ी समय से एमएसपी पे खरीद
काफ़ी फसलों की इन्होंने की भी है, मगर वो एमएसपी से हमेशा जो खरीद हुई है वो नीचे ही किसानों को करके देनी पड़ी है। तो इस तरह की कोई गारंटी तो है नहीं। कांग्रेस की तो एक सीधी सी डिमांड है कि भाई लीगल गारंटी दे दो। लीगल गारंटी देने में क्या दिक्कत है? सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए या छलावे के लिए आप इस प्रकार की एक घोषणा कर दो हम एमएसपी पे खरीदेंगे। एमएसपी पे आज तक खरीदी नहीं इन्होंने। किसान बेचारा मजबूर हो जाता है फसल को सस्ते दाम पे बेचने को। तो ये सब दिखावा है, छलावा है, झूठ की बरसात है और झूठ की नींव पे ही ये सरकार बनी थी। झूठे जुमलों के सहारे ये सत्ता में आए थे। हरियाणा की जागरूक जनता, हरियाणा की बहादुर जनता इनके हर प्रकार के छलावे से काफ़ी तकलीफ पाते हुए इनसे उन्होंने तय कर लिया है कि इस सरकार का सुपड़ा साफ करके हमने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की शानदार सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और ऐसी सरकार बनेगी जो सभी लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, उम्मीदों को पूरा करेगी और हरियाणा को दोबारा एक बार विकास, हरियाणा के विकास को गति देगी। भारतीय जनता पार्टी को लेकर खासकर हरियाणा में ये कहा जाता है कि संगठनात्मक लिहाज से भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है। अगर मुकाबला मैनेजमेंट के लेवल पर हो तो फिर कांग्रेस पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती, कहीं मुकाबला नहीं कर सकती। अब हरियाणा प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो संगठन भारतीय जनता पार्टी और मैनेजमेंट के जो फंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस किस हद तक इस मैनेजमेंट का, इस संगठन का मुकाबला कर पाएगी? कांग्रेस तो इतना शानदार चुनाव कांग्रेस ने जनता के सहारे, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने फील्ड में जा कर के स्वयं प्रत्याशियों का चुनाव लड़ा। उन्होंने मैनेजमेंट का जो काम था वो भी अपने ऊपर लिया और मैं नहीं समझता कि मैनेजमेंट के मामले में या नेतृत्व के मामले में या नीतियों के मामले में या विचारधारा के मामले में हम कहीं भी उनसे 100 गुना बेहतर हैं। उनका सारा का सारा जो काम है दिखावे का, इवेंट मैनेजमेंट का है। हमारे यहाँ जो कुछ है वो सब कुछ जैसे हम हैं, जैसी हमारी नीतियाँ हैं, वो लोगों को हम यूं का यूं दिखाते हैं। हम कोई इवेंट मैनेज नहीं करते। एक बात तय है, हरियाणा की जनता ने मन बनाया है कांग्रेस को सपोर्ट देने का, कांग्रेस की सरकार बनाने का। ये लोकसभा में भी आपको देखने को मिला और विधानसभा में तो हम बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत, 3/4 बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएंगे। बीते कुछ महीनों का मैं जिक्र करूं तो डॉक्टर अजय चौधरी को नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में देखा गया, घर घर तक आप दस्तक देने की कोशिश कर रहे थे। ये चुनावी प्रचार का कार्यक्रम किस हद तक आप पूरा कर चुके हैं और आगे किस तरह की रणनीति आप तैयार किए हुए हैं? देखो, घर घर मिलने का प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो चुका है, नुक्कड़ सभाओं का मेरा कंप्लीट हो चुका है। चौपालों में जाकर के भी लोगों से हरियाणा में कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो कांग्रेस के संकल्प हैं, जो कांग्रेस हरियाणा में जन जन तक को करना चाहती है, वो सारी की सारी बातें हम समझा पाए हैं। और अब एक बड़ी रैली हम 11 अगस्त के दिन अनाज मंडी नारनौंद में हमने उसका एक आयोजन किया है। तो उस रैली के साथ जहाँ तक चुनावी कार्यक्रम है वो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इस रैली के साथ हम पूरे प्रदेश में ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मजबूती से लोग कांग्रेस के साथ खड़े थे, आज भी प्रदेश में उसी मजबूती के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, जनता साथ खड़ी है और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो आपकी रैली का आयोजन हो रहा है 11 अगस्त की तारीख, एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में जो चुनावी हवा है एक तरफा बहने लगेगी। ये दावे सामने रखे जा रहे हैं, किस हद तक ये दावे पूरे हो सकते हैं, क्या लगता है? देखो, मेरा पूरा प्रयास है कि इस इलाके की जनता पूरी तरह से रैली में आए और मैं समझता हूँ ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लहर हरियाणा में कांग्रेस की है, अगर हर कार्यकर्ता, हर नेता कोशिश करे, प्रयास करे, जिसमें हम सब लगे भी हुए हैं, हर व्यक्ति अपने स्तर पे, हर नेता अपने स्तर पे पूरी तरह से लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने में लगा है, तो उस लहर को हमने तूफान में परिवर्तित करके हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है और उसी काम में, उसी दिशा में मैं भी लगा हूँ, बाकी सब लोग भी लगे हैं। राहुल गांधी
की तलखी के बाद ये देखने को मिला कि एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेताओं का जिक्र मैं कर रहा हूँ, बयानबाजी तो बंद हुई, लेकिन एकजुटता क्या कायम हो पाएगी? और डॉक्टर अजय चौधरी के चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही ये आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि फिर कहीं कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मुकाबला कहीं डॉक्टर अजय चौधरी के लिए बड़ा खतरा तो साबित नहीं होगा। नहीं, कोई नेता एक चीज़ तय है, सबका नेता एक है, वो श्री राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सबकी नीतियां एक हैं, सबकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है और सबकी सोच एक है कि हरियाणा में कांग्रेस का राज बने। तो मैं नहीं समझता कि किन्हीं मुद्दों पे ज़रूर मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। सारी कांग्रेस एकजुट है और सारी कांग्रेस मिल करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने पे लगी है। और मैं नहीं समझता इस तरह की कोई चीज़ किसी, न केवल नारनौंद की सीट, मैं कहता हूँ 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एंटी इनकमेंसी का जिक्र खूब हो रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी का चलाया हुआ शगुफा है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात पर पूरा यकीन किए हुए हैं कि एंटी इनकमेंसी इस बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता के मुहाने तक पहुंचा देगी और एक अच्छी खासी जीत कांग्रेस पार्टी के खाते में आ सकती है। ना केवल एंटी इनकम्बेंसी की बात है, देखो पहली बात तो एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी बात फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल स्फीयर्स। अगर आप देखो आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है, आज बेरोजगारी का आलम कैसा है, आज महंगाई कितनी है, मुद्दों पे भी अगर आप जाओगे तो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं कि भी एक व्यक्ति लगातार 10 साल से, एक पार्टी लगातार 10 साल से राज कर रही है, बात वो नहीं है। बात तो ये है कि लोग त्रस्त कितने हैं। अगर आप प्रॉपर्टी आईडी की बात करो, फैमिली आईडी की जो गलतियां इन्होंने हर घर में करके दी हैं उनकी बात करो, बेरोजगारी की बात करो, अगर आप बात करो तो किसानों के साथ जो जिस प्रकार का इन्होंने व्यवहार किया, अगर आप बात करो हमारे सरपंचों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, महिला पहलवानों के साथ क्या किया, इन्होंने किस तरह खेल नीति को बदला, किस प्रकार से इन्होंने हमारे ओलंपिक्स के विजेता हैं नीरज जी, उनको डीएसपी की नौकरी दी नहीं दी। तो जिस प्रकार का राज इन्होंने चलाया है उससे जनता त्रस्त है, जनता को तकलीफ है। एंटी इनकम्बेंसी से ज़्यादा इनका फेलियर हावी है और इसी वजह से मैं आपको ये पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा में जिस प्रकार का राज कांग्रेस पार्टी ने लोगों को बताया है कि हम ये करके देंगे, उसके ऊपर विश्वास करते हुए लोग पूरी तरह से मन बना चुके हैं, भावनात्मक रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस का ही राज बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन योजनाओं का विरोध देखने को मिल रहा था, जिन जिन फैसलों का विरोध देखने को मिल रहा था, नायब सिंह सैनी ने आते ही एक एक कर सारे फैसले पलट दिए। अब क्या लगता है कि 9.5 साल तक सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी गलत रास्ते पर चल रही थी या अब इन 4 महीनों में सरकार सही रास्ते पर आई है? मेरे को ये लगता है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही ये मानने को तैयार हैं कि पिछले 9.5 साल से जो जो फैसले हुए वो गलत हुए। मगर क्योंकि समय कम है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की किसी घोषणा को अमली जामा पहनाया जा सकता है, किसी भी घोषणा को पूरा किया जा सकता है। ये सिर्फ दिखावा है ताकि लोगों को कुछ संतोष करने को मिले। मगर हरियाणा की जनता बहुत मूल्यांकन में विश्वास करने वाली जनता है। वो पूरी तरह से देख करके कि क्या इन्होंने किया है और क्या इनकी सोच है, उसका पूरा मूल्यांकन करके वो कांग्रेस को वोट देंगे और ऐसा आप देखें भी गए। राजनीति में अच्छी पढ़ाई लिखाई कर राजनीति में उतरने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर है, कहूँ तो बेहद सीमित और बेहद कम। आपने एमडी भी किया, एमडी मेडिसिन किया, एमबीबीएस भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कह सकते हैं कि टॉपर की हैसियत आपकी नज़र आ रही थी। इतनी कामयाब जिंदगी आप जी सकते थे। और हिसार का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर दौलत के ढेर पर तमाम बड़े डॉक्टर्स इस वक्त बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये काम आप भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नानोद के बीच उतरे रहे, क्यों लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगी रहे? अगर जिंदगी में पैसा कमाना ही किसी का अगर मकसद हो, मुकाम हासिल करना मकसद हो, तो बड़े बड़े दौलत के पहाड़ों पर हिसार में डॉक्टर्स बैठे। आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ग्रेटर सर्विस लार्जर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को आप करके दे सकते हैं
और क्योंकि मेरे पिताजी लगातार हरियाणा की राजनीति में बड़े एक्टिव रहे, अकस्मात उनकी डेथ की वजह से उनके जो समर्थक थे, उनके जो साथी थे, जिन्होंने अपना जीवन उनके साथ लगाया, उनकी ये उम्मीदें थी कि मैं राजनीति में आऊं, और मुझे भी ये लगा कि अगर मैं उनकी सेवा कर पाऊं, और अगर राजनीति एक बेटर प्लेटफॉर्म है, ज़िंदगी में केवल धन कमाना ही सबकी सीमित सोच नहीं हो सकती, और एक सोच ये भी रहनी चाहिए कि पब्लिक को बेटर गुड कैसे दिया जा सके, उसका एक प्लेटफॉर्म था राजनीति। और मैंने अपनी तरफ से अपना जीवन उस प्रकार से जीने का प्रयास किया है। मैंने कांग्रेस की सेवा की, मैंने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है। विजन की मैं बात करूं तो चूंकि पढ़ाई लिखाई बेहतरीन आपकी है और कह सकते हैं कि सबसे अच्छी पढ़ाई लिखाई हरियाणा की राजनीति में आपके पास है, तो ऐसे में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र को लेकर विजन डॉक्यूमेंट क्या है? क्या तस्वीर आप वहां पर कौन सी तस्वीर बनाना चाहते हैं, उसमें किस तरह के रंग भरना चाहते हैं? देखो, नारनौंद में जिस प्रकार से मैं घूमा हूँ गांव-गांव, मेरे को जो चीज़ों में कमियां देखने को मिली, आज भी नारनौंद इरिगेशन फैसिलिटीज़ के मामले में मूलभूत सुविधा जैसे कि पीने का पानी है, जैसे कि गाँव की सफाई है, जैसे कि सीवरेज की व्यवस्था जो हमारे नारनौंद शहर की है, इन सब चीज़ों से आज भी जूझ रहा है। आज भी एजुकेशनल फैसिलिटी एट पार नहीं है। अगर कॉलेज बने हैं तो वहाँ टीचर्स नहीं हैं, स्ट्रीम्स नहीं हैं, कहीं साइंस की स्ट्रीम नहीं है। और जहाँ तक मामला कनेक्टिविटी का है, कनेक्टिविटी भी इतनी बढ़िया गांव से गांव नहीं है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सोच विचार करना होगा कि इतने साल होने के बावजूद हमारी जो मूलभूत सुविधा है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ पेस नहीं रख पाई हैं। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए हमें आगे मूव करना होगा, और इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा कि किस प्रकार से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा किस तरह से हो, किस प्रकार से रोज़गार की समस्या जो है वो किस तरह से बेरोज़गारी ख़त्म हो सके। क्योंकि अक्सर ये देखने में मिला है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं वो उन स्ट्रीम्स में भाग ले रहे हैं, उन स्ट्रीम्स में पढ़ रहे हैं जो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। तो एक काउंसलिंग का भी एक सिस्टम उनके लिए बनाना पड़ेगा कि ये स्ट्रीम्स ऑफ फ्यूचर हैं, जहां ग्रोथ ओरिएंटेड कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। अगर रूटीन में आप पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उन स्ट्रीम्स के लिए फ्यूचर में जॉब्स नहीं दिखाई देते हैं। डॉक्टर अजय चौधरी जीतकर अगर हरियाणा विधानसभा तक पहुंच जाते हैं और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत का जिक्र आप कर रहे हैं, सरकार में एक बड़ी भूमिका डॉक्टर अजय चौधरी की हो सकती है। राजनीति में खासकर कांग्रेस पार्टी में वो मुकाम आप वो कह सकते हैं कि स्टेटस आप हासिल कर चुके हैं कि अगर सरकार बनती है तो एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपको मिल सकती है। नारनौंद को किस तरह की प्रायोरिटीज मिलेंगी? नारनौंद किस तरीके से जो पिछड़ापन है, कह सकते हैं कि करीब 35-40 साल का जो वक्त बीत चुका है, वो कमी कैसे दूर हो? देखो, आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है वो एजुकेशनल फैसिलिटी को हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। हर हालत में हमें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, चाहे वो पॉलिटेक्निक्स हैं, चाहे वो हमारे ITIs हैं, चाहे वो हमारे कॉलेजेस हैं, उनमें वो स्ट्रीम्स हमें लेके आनी पड़ेंगी जहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हों। नर्सिंग कॉलेजेस हैं, और इसी प्रकार से MPHW की कोर्सेज़ हैं। वो कोर्सेज़ लेके आए जिनमें जॉब्स 100% अश्योर्ड हैं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात खूब होती है, औद्योगिकरण की बात खूब होती है। लगातार ये बात कही जाती है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन सरकारी नौकरियां सीमित हैं। तो ऐसे में बढ़ती आबादी के दबाव को झेलने के लिए औद्योगिकरण इलाके का ज़रूरी है। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिकरण के बढ़ावा दिए जाने को लेकर किस तरह की संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं, और क्या वायदा आप इलाके के लोगों से करेंगे? वो देखना पड़ेगा। उस टाइम इस प्रकार की कोई ना कोई रिसर्च हमें करवानी पड़ेगी कि भाई कौन सा उद्योग वहाँ पर कामयाब हो सकता है। क्योंकि जो भी आदमी उद्योग लगाता है वो प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर देखता है। तो आज के दिन कोई भी मैं फॉल्स प्रॉमिस करूँ वो गलत रहेगा। मगर ये ज़रूर सोचने की बात है कि अलग अलग इलाकों को अलग अलग
टोपोग्राफिकल और जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही उद्योग लगने चाहिए। कनेक्टिविटी बड़ा इम्पोर्टेंट है ऐसे में, तो इन सब चीज़ों को देख करके ही उद्योग लगने चाहिए ताकि वो उद्योग कामयाब हों और वो इलाके को फ़ायदा देते रहें। भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र करूं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं पहले से चल रही हैं, आगे और ज्यादा बारिश होने वाली है, तो ऐसे में ये बारिश कहीं बाढ़ में तब्दील हो जाए और आप लोगों को यानी कांग्रेस पार्टी को कहीं नुकसान तो झेलना नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, इन्हें करने दीजिए बरसात। उस बरसात में कांग्रेस की लहलहाती फसल आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ भी करें, इनका तो सीमित समय है। अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं होगी। मुझे तो लगता है विपक्ष का नेता भी इनका नहीं बनेगा। कांग्रेस पार्टी की एकजुटता सबसे बड़ा सवाल हमेशा से ये बना रहा है, आज भी बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह एकजुट थी, है और रहेगी। कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। कांग्रेस के हर नेता का एक ही नेता है। कांग्रेस के हर नेता की एक ही नीति है। नारनौल विधानसभा क्षेत्र की इंटरनल कनेक्टिविटी और एक्सटर्नल भी मैं कहूंगा कि सड़कों की हालत बेहद खराब नारनौल विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली है। कह सकते हैं कि पिछड़ापन इस इलाके ने लगातार झेला है। क्या वायदा लोगों से करेंगे कि ये पिछड़ापन किस हद तक आप दूर पाएंगे और बेहतरीन कनेक्टिविटी की उम्मीद क्या डॉक्टर अजय चौधरी से की जा सकती है? बिल्कुल प्रायोरिटी रहेगी। कनेक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, कनेक्टिविटी से ही। चलिए मुझे ये बताइए कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक घोषणाओं की बात कर रही है, कोई इम्प्लीमेंटेशन भी क्या आपको नजर आ रहा है? कहीं योजनाएं जमीन पर उतरती आपको नजर आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ दिखाई मुझे नहीं देता है। जिस प्रकार की योजनाएं ये सिर्फ दिखावा करते हैं, इवेंट मैनेज करते हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता तो इनका हर हिसाब से जनता विरोध ना करती। जनता ने तो, जनता के हर सेगमेंट ने, आप किसी भी सेगमेंट में जाएं, अर्बन रूरल, हर जगह तो विरोध हुआ है इनका। चुनाव सामने आ चुका है, तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताकत लगाएंगे। अमित शाह भी हरियाणा में लगातार आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए हरियाणा में पहुंचते हैं। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम बड़े चेहरों को हरियाणा प्रदेश के चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारने जा रही है। ये जो बड़े चेहरों का प्रचार है, कितना असर हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिखा सकता है? बड़े चेहरे प्रचार करने के लिए पहले भी आए हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आए हैं। हरियाणा की जनता चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेगी। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ये मान के चलो कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आपको देखने को मिलेगी नहीं अक्टूबर के बाद। कृषि क्षेत्र का मैं जिक्र करूं तो कृषि क्षेत्र में सिंचाई के पानी का जिक्र तो आप कर चुके हैं, लेकिन और क्या कुछ कृषि क्षेत्र में किए जाने की जरूरत है? देखो, कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी दो चीज़ें हैं। एक तो बात है, जहाँ तक पीने इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बात करें, इरिगेशन फैसिलिटी आज के दिन भी हमें पानी 42 दिन के बाद एक हफ्ता देखने को मिलता है। नंबर 2 जो चीज़ ज़रूरी है, जो ग्राउंड वाटर है हमारा बहुत नीचे चला गया है, जिसकी वजह से हमारे ट्यूबवेल्स के ऊपर बहुत लोड है, बड़ा प्रेशर है। तीसरा, हमें समय पे बढ़िया सीड्स नहीं मिलते, हमें समय पे जिस प्रकार के खाद की ज़रूरत है वो नहीं मिलता। तो इन हर तरह की चीज़ों की कमियां हमें झेलनी पड़ती हैं। उसी की वजह से आज के दिन किसान को नुकसान हो रहा है। इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, लाइट जितनी चाहिए उतनी आती नहीं, और जब लाइट नहीं आती तो ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ता है और तेल फूकना पड़ता है। चलिए, डॉक्टर अजय चौधरी आत्मविश्वास से लबरेज वो नजर आ रहे हैं। वो साफ ये बात कर रहे हैं कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस पार्टी शानदार जीत का परचम लहराएगी ही, लेकिन हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और घोषणाओं की बारिश जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है उसका कोई फायदा बीजेपी के लोग नहीं उठा पाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।